हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज हमारा 1 दिसंबर 2022 का जो थर्ड शिफ्ट का सीजीएल का पेपर है उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि स्कूल बी और स्कूल डी में जीव विज्ञान को चुनने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो स्कूल बी के बारे में बोला है तो पहले स्कूल बी को क्लियर कीजिए क्योंकि स्कूल बी का ये पूरा वो है। स्कूल बी में टोटल कुल संख्या विद्यार्थियों की कितनी है? 400 है टोटल। और उस 400 में से कितना प्रतिशत? 36%, क्योंकि ये प्रतिशत में दे रखा है बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 छिंग 24 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 कितने का 14। यानी कि 400 विद्यार्थी टोटल थे, जिनमें से जीव विज्ञान के विद्यार्थी कितने प्रतिशत है? 36। तो प्रतिशत के हिसाब से 36 है, जबकि संख्या के हिसाब से कितना है? 144 है। जबकि यहाँ पे बोला किन के बारे में है? छात्राओं के बारे में। जबकि यहाँ पे छात्र और छात्राओं के बारे में दे रखा है 5:7। दोनों का अनुपात 7 और 5 का योग कितना है? 12। 12 में से हमको किसका निकालना? छात्रा का। तो छात्रा का कितना है? 7 है। 12 12 कितना गया? 144 और 12 गुना 7 किया तो कितना गया? 12 7 84। यानी कि ये हमारा बी का आ गया, स्कूल बी का। ठीक है, इसको हम उठाते हैं, बाकी दूसरे को देखते हैं क्या दे रखा है। स्कूल डी में जीव विज्ञान को चुनने वाले विद्यार्थी ने कि स्कूल डी की बात कर रहा है। स्कूल डी में टोटल कितना है? 800, जिसका कितना प्रतिशत? 18। तो 18 बाई 100, 0 से 0 कट गया, 18 अंटे कितना गया? 144। यानी कि यदि टोटल 800 है, उसमें से 18% जीव विज्ञान के छात्र है, तो यानी कि छात्र और छात्राओं के बारे में कितना दे रखा है? 9 और 3 12 है, टोटल 12 है। जबकि हमको क्या चाहिए? केवल छात्राओं का, यानी कि 9 का मान चाहिए। 12 12 144 और 12 9 में कितना गया? 108। यानी कि स्कूल डी की वैल्यू कितनी आएगी? 108 और स्कूल बी की वैल्यू कितनी आएगी? 84। अब दोनों को अनुपात में बदलना है तो 12 7 तो 84 7 बढ़ गया और 12 9 में 108 9 बढ़ गया। 7:9 में चेंज हो गया, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, क्वेश्चन को झूम करके देखिए अच्छी तरह। ये देखिए, आप ओनली अभी तक थोड़ी देर इसको झूम करके बस इसको देखिए, ओनली इसको। जब ये यदि आपको पता है कि ये सीधी लाइन है और इसमें यदि ये आपको यदि 120 दे रखा है, तो आप यदि टोटल निकालोगे तो टोटल आपको पता है कितना है? 180। जिसमें से 120 यदि ये आ गया, मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा कि ऐसे करने से ऐसे होगा, इसके बराबर ये वैल्यू, नहीं। आप देखिए टोटल यदि 120 है, क्योंकि आपको पता है एक त्रिभुज की टोटल वैल्यू यानी कि पूरी लाइन कितनी है? 120 डिग्री आती है, तो ये कितनी आएगी? 60 डिग्री। तो यानी कि ये वैल्यू हमारे पास कितनी डिग्री आएगी? 60 डिग्री। ठीक है, अब भूल जाइए उधर को कि क्या था, ये 110 है, ये 60 है, तो ये हमारे पास कितनी आएगी? सीधा ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 10 डिग्री। और क्यों आएगी वो भी देखिए, यानी कि y की वैल्यू कितनी आएगी? 10 डिग्री, क्योंकि 110 और 60 कितना आएगा? 170 और 10 कितना आएगा? 180। ठीक, यहाँ तक कोई हमको एरर नहीं है। जबकि ये हमारा यदि 110 है तो इसमें मैं कितना जोड़ूँ कि ये पूरा 180 आ जाना चाहिए, तो कितना आएगा? 70। चलो इसकी वैल्यू भी हमारे पास कितनी आएगी? 70 आ गई। और ये जो 70 वैल्यू है, ये हमारी इसकी वैल्यू आती है, तो इसकी भी कितनी आएगी? 70, क्योंकि ये 70 है, इस कोण का मान इस कोण के मान के बराबर होता है, क्योंकि ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर ये एंगल होता है 70 वाला। तो आप सोचिए, जब ये हमारा पूरा यदि पूरा तो आपको पता है 180 है, जिसमें से ये यदि 70 माइनस कर दिया तो ये कितना बचा? तो यानी कि इनका योग कितना बचा? 110 बचा हमारे पास। कितना? 110। 110 में से 10 तो हमने इसमें ले लिया छोटे से में, तो इसमें कितना आएगा? 100। ठीक है, 100 इसमें आ गया, 70 इसमें आ गया, तो 100 और 70 170, तो यहाँ पे कितना आएगा? 10 आएगा। तो 10 डिग्री 100 डिग्री और यहाँ पे 10 डिग्री। तो आपसे पूछा किसका मान है? x का। x का मान कितना है? 100 डिग्री। y का मान कितना है? 10 डिग्री। और z का मान कितना है? 10 डिग्री। तीनों का योग किया तो कितना गया? 120 डिग्री। मैं आपको ये भी बता सकता था कि जो ये वैल्यू है इसके बराबर है, बट नहीं, आपको मैंने पूरा क्लियर किया है एक्सप्लेन कि यहाँ पे हमको इसका और इसकी वैल्यू पूछी है y की, तो कितना आएगा? 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 27 के ऊपर पावर कितनी है? 27। तो सबसे बढ़िया है, इसको आप कितने लिख सकते हो? 28। भाई 28 लिख सकते हो। इसके ऊपर पावर कितनी है? 27 है हमारे पास। पावर 27 लगा दिया हमने, और इसमें यानी कि हमको 27 लाना है तो -1 कर दिया। ठीक है, और यानी कि यहाँ पे प्लस का क्या है? 27 है। ठीक है, अब देखिए, और बट्टे में यानी कि विभाजित किससे कर रहा है? 28 से। 28 से कम 28, एक बार कट गया। 1 की पावर कितनी है? 27 है भाई। 1 की पावर 27 है, -1 प्लस कितना है? यानी कि यहाँ पे -1 है
हाँ माइनस नहीं है, -1 कहाँ से आई, ये हमने हाँ ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया बाई ये, ठीक है, और ये कोष्टक में है। और अब क्या करना है हमको, +27, ठीक है। अब यानी कि यहाँ पे हमने मिस्टेक थोड़ा सा शुरू से ही कर दिया, देखो हाँ इसमें, हाँ चलो ठीक है, यहाँ से ज़्यादा बीच बीच से हुआ नहीं है, यहाँ पे 1 है, ठीक है 1 है। अब यानी कि ये हमारा कट गया था, यहाँ पे नीचे कितना था 28 था, तो 28 रखा, तो 28 से तो ये कट गया, ठीक है। अब यानी कि हमारे पास क्या बची है -1, तो -1 की यदि मैं पावर कितना करूँगा 27, और प्लस कितना 27, और बटे में कितना है हमारे पास 28 है, ठीक है। तो यानी कि ये करूँगा तो यानी कि 1 की पावर यदि 27 यदि 28 होती तो +1 होता, और यदि 27 है तो क्या होगा -1, और प्लस कितना है 27 है, और बटे में कितना है 28 है। प्लस के 27 में से 1 गया तो कितना बचेगा 26, जबकि नीचे कितना है 28। तो इनकी पूछा है कितना शेषफल बचेगा 26, ऑप्शन नंबर 4। बट इस क्वेश्चन को करने का आपके पास और भी तरीका है क्या, 27 जो पावर है इसमें आपको 4 को भाग लगाई, 4 6 24 6 पर गया, और अब कितना बच गया 3 पावर और बच गई। तो यानी कि 27 की पावर 3 में ओनली आपको कितना जोड़ना है 27, और उसको विभाजित करके देख लेना, उसमें शेष आपको 26 ही मिलेगा, कन्फर्म है। बट हाँ ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, और ये थोड़ा सा है जो क्लियर मामला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे tan 240 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए यानी कि आपको जो tan 60 डिग्री की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, √3 है, तो उसके ही अप्रोक्स होगी। अब यानी कि माइनस की वैल्यू तो आ नहीं सकती, 3 आ नहीं सकती, तो यानी कि 240 यानी कि आपको पता है कि 90 डिग्री है, आपको पता है 0 15 30 60 और 90। तो यानी कि 60 की डिग्री के मामले में हाँ आने को तो 30 के मामले में आ रही है, बट 60 डिग्री के मामले में ये आ रहा है, तो यानी कि ये √3 आपको पता है कि tan 60 डिग्री की वैल्यू है, उसमें माइनस में आपकी वैल्यू आ नहीं सकती, तो कितना आएगा √3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको इसमें वैल्यू उठा के देखनी है। बाकी देखिए 2 tan 60 डिग्री यानी कि tan 60 की वैल्यू दे रखी है, सॉरी हमको निकालनी है। अब tan 60 की वैल्यू हम रखेंगे कितना है √3, ठीक है, बटे, और हाँ इसके साथ में 2 का क्या हो रहा है, गुणा भी हो रहा है, ठीक है। नीचे क्या है 1 प्लस tan 60 की वैल्यू आपको पता है √3 है, और √3 का यदि मैं स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा, आगे देखिए अब क्या समीकरण बनेगा कि 2√3 बटे √3 गुणा √3 गया तो 3 आ गया, और 3 + 1 किया तो कितना आ गया 4, 2 दूनी 4 यानी कि √3/2 ये आंसर आ गया। तो क्वेश्चन में बोला है कि इनमें से कौन सा आंसर में ये वैल्यू है, तो आप देखो tan 60 डिग्री की वैल्यू तो आपके पास 7 दे रखी है, कितनी है √3, ये भी नहीं हो सकता। sin 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कि कितनी है 1/2, ये भी नहीं होगा। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती तो आंसर सही होता, क्योंकि cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, ये भी गलत हो गया। sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3/2, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि a + b की वैल्यू कितनी है 11 है, यानी कि आपके पास a + b की वैल्यू दे रखी है, तो यानी कि पहले आप स्टेप वाइज जाइए, यानी कि a² + b², यानी कि यहाँ पे स्क्वायर है थोड़ा सा, प्लस 2ab। अब आपको पता है कि ab की वैल्यू यहाँ पे कुछ दे रखी है, आपको दिख रहा है, तो ab की वैल्यू कितनी दे रखी है 35, और बराबर में जब हमने इसका ही स्क्वायर कर दिया मान लो, क्योंकि स्क्वायर किया है जब जाके दिया आया, तो 11 का भी क्या करूँगा स्क्वायर, यानी कि ओवरऑल पूरे का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, कितना आ गया 121, ठीक है। a² + b² बराबर, क्योंकि 35 × 70 हमको इसकी वैल्यू चाहिए, तो इस 70 को मैं यहाँ पे ले जाऊँगा, तो 121 में से यदि मैंने 70 माइनस किया तो 1 बच गया, 12 में से 7 गया तो कितना बच गया 5 बच गया, यानी कि कितना बच गया 51। यानी कि सीधा बोले तो a² + b² की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 51 आ गई, ठीक है। जबकि वैल्यू तो चाहिए हमको a की पावर 4 + b की पावर 4 की। चलो आगे कीजिए, इसका भी कीजिए a की पावर, क्योंकि अब इसके ऊपर स्क्वायर लगाइए, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाइए, और इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाइए, ठीक है। a की पावर 4 + b की पावर 4 + 2। अब की बार a² + b² की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यानी कि यहाँ पे कितनी है, ये ए बी की इसका स्क्वायर है किसका 35 का, क्योंकि इस ए बी का स्क्वायर है, ठीक है। यानी कि ए बी का स्क्वायर किया हमने, तो यानी कि 35 का वर्ग कितना आता है, यानी कि 35 से 1200, यानी कि करके देख लो 35 55 25 और 4 12, यानी कि 1225 आ गए, ठीक है। बराबर यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी 51, तो 51 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास शायद 51 × 51 करेंगे तो 1 5 × 5 5 × 5 10 0 हासिल 1 55 25 और हाँ कितना आ गया 2601, ठीक है।
ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमको वैल्यू सीधा किसके चाहिए, ए की पावर 4, क्योंकि यही वैल्यू चाहिए हमको। भाई इतना घिच पिच क्यों करें जब इसकी वैल्यू चाहिए। तो हाँ, 1225 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2450। अब इसमें से 2450 माइनस करेंगे, किसमें से, 2601 में से। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 1, 10 में से 5 गया तो 5 बच गया। यहाँ पे कितना है, 5 में से 4 गया तो 1, कितना बच गया, 151। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 151। ऑप्शन नंबर 3 में मैच हो रहा, बताओ। इतना ईजी है। यानी कि हमको धीरे धीरे स्टेप में बढ़ना है, पहले स्क्वायर में बढ़ो फिर पावर 4 में बढ़ो। आंसर कितना आएगा, 151। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 14% की दर से साधारण ब्याज समान राशि पर समान दर पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से 4200 रुपये कम है तो राशि ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज में जब कोई मान दे रखा है तो हम 100 रुपये मानते हैं क्या मूलधन है, उस पे 4 यानी कि 14% की दर है तो कितना है, 14/100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना बच गया, 14। यानी कि 1 साल का साधारण ब्याज 14 रुपये मिला। तो 1 साल का यदि साधारण ब्याज 14 मिला तो 3 साल का ब्याज यानी कि 3 से गुणा करूँगा भाई। 1 साल का यदि 14 है तो 3 साल का कितना गया, 42 रुपये। ठीक, 3 साल का ब्याज हमने निकाल लिया। आगे क्या दे रखा है, यहाँ तक हो गया। आगे दे रखा है समान राशि, यानी कि वही 100 रुपये की बात कर रहा है। समान दर यानी कि वही 14% की बात कर रहा है। 5 वर्षों के साधारण ब्याज यानी कि पहले 3 वर्ष पे था, तो अब यानी कि वही 14 रुपये ब्याज मिल रहा है कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। 14 5 कितना गया, 70। 3 वर्ष का ब्याज 42 रुपये है, 5 वर्ष का ब्याज 70 रुपये है। तो यानी कि यहाँ पे कितना कम मिला, 42 रुपये कम मिला। जबकि यदि हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना कम मिलेगा, देखिए। यदि 70 में से 42 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 28। यानी कि 28 रुपये कम मिलेगा। भाई यहाँ पे पहले 42 मिल रहा था, फिर मिल रहा था कितना, 70। तो कितना कम मिल रहा है, 28। जबकि क्वेश्चन के हिसाब से कम कितना मिल रहा है, 4200। दोनों वैल्यू बराबर है। पूछा क्या है, राशि ज्ञात करो। राशि हमने कितनी मानी थी, 100। तो गुणा किससे करूँगा, 100 से। 4 का भाग 100 में दिया तो कितनी बार गया, 25 बार। और 4 का भाग 28 में दिया तो कितनी बार गया, 7 बार गया। अब 7 का भाग यदि 42 में दिया तो 7 6 42 यानी कि 600 आ गया। और 25 6 का कितना आ गया, 150। 2 जीरो और बढ़ेंगे तो कितना आएगा, 15,000 रुपये। राशि या मूलधन कितना आएगा, 15,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि PQR तथा S द्वारा बेची गई बाइकों की औसत संख्या। P कितना बेचा, 21। ठीक है, प्लस आगे क्या है, Q कितना बेचा, 19। प्लस R पे देखो कितना है, 5 है। प्लस S पे कितना है, 20 है। ये P Q और R द्वारा बेची गई बाइकों की औसत संख्या है 20। और यहाँ पे इन दोनों का योग 20 और 20 कितना गया, 40। और 5 कितना आ गया, 45। नहीं, 20 और 20 40 और 20 60 और 5 65 कितना आएगा, 65 टोटल योग। इनका योग हमारे पास कितना आ गया, 65। अब आप एक बार क्वेश्चन में मैन पे लाइए। 8 कंपनियों में टोटल बाइकों की कुल संख्या कितनी है, 2000। तो 2000 का यदि मैं 65% निकालूंगा तो इनकी 65/100 कर दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, जीरो आ गया। 2 पंजे 10, हासिल 1, 6 दूनी 12 और ये कितना गया, 13। यानी कि PQR और S द्वारा बेची गई बाइकों में कितनी आ गई, 1300 आ गई। भाई कितनी आ गई बाइक, 1300 आ गई। ठीक है, अब इसका यदि मैं औसत निकालूंगा तो किसका भाग दूंगा, 4 का, क्योंकि 4 ही है हमारे पास। भाई 4 कंपनी है, 4 3 12, 3 बच गया। फिर कितना बच गया, 2 सॉरी 1 बच गया। तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 कितना आ गया, 325। ये हमारे पास औसत, क्योंकि औसत के बारे में बोला है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, TUV और W इनका यदि मैं योग करूँगा तो कितना आएगा, 35। और यदि 2000 का 35% निकाला तो कितना आएगा, 700। और 700 में यदि 4 का भाग दिया, क्योंकि 4 ही कंपनी है, 4 एकम 4, 3 बच गया। 4 7 28 और 4 पंजे 20 कितना आ गया, 175। और अब इन दोनों के बीच में पूछा क्या है, अंतर पूछा है। 5 में से 5 गया तो कितना बच गया, 0। 12 में से 7 गया तो कितना बच गया, 5। और 2 में से 1 गया तो कितना बच गया, 1। यानी कि दोनों कंपनियों की जो औसत के बीच में, यानी कि 4 और 4 कंपनी, 4 कंपनी तो PQRS और 4 कंपनी TUVW, इनके बीच का औसत का अंतर कितने का है, 150 का। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर कितना है, 7 है। देखो इसको समझो। tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 7। यदि tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर 7 वैल्यू दे रखी है तो यानी कि tan हमारे पास दे रखी है tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर कितना दे रखा है, 7 दे रखा है हमको।
और अब हमको टेन थीटा यानी कि थोड़ा सा ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कितना आएगा 1/7। यानी कि ये थोड़ा सा बस इतना सा आपको देखना है कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू कितनी है 7 है, और टेन थीटा माइनस सेक थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1/7 आ गई। बस इतना सा फर्क है, बाकी सब कुछ ठीक है। अब यानी कि प्लस का सेक थीटा माइनस के सेक थीटा से कट गया, तो 2 टेन थीटा बराबर 7 प्लस 1/7 आ गया, क्योंकि इन दोनों को जोड़ लिया। जब इन दोनों को जोड़ लिया, इन दोनों को जोड़ेंगे 7 गुणा 7 करेंगे तो कितना आएगा 49, और ये कितना आएगा 50 बटे में कितना है 7। भाई 50 बटे में 7 आ गया, तो 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 25। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया 25/7। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब आपको पता है कि ट्रिपलेट लगता है। थोड़ा सा हमने यहाँ पे एक बाई मिस्टेक कर दिया, यानी कि यहाँ पे जो इस जगह जो लेना था मामला वो हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, बाकी तो ठीक है। यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, इसकी वैल्यू दे रखी है हमको कितनी है 7 है, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो उस कंडीशन में हमारा ये टेन थीटा कटेगा क्योंकि सेक थीटा की वैल्यू है, और 2 सेक थीटा आएगा यहाँ पे, और 2 सेक थीटा बराबर कितना है 25/7, क्योंकि हमको सेक थीटा ही लेना है। अब 25/7 के बारे में आप इतना समझ गए कि ट्रिपलेट बनेगा किसका, साइन कोस टेन कोट सेक। सेक में क्या आएगा कर्ण बटा आधार, तो कर्ण तो कितना है हमारा 25 और आधार कितना है 7। तो ये आपको अनुभव भी हो गया कि कर्ण और आधार का मान यदि दे रखा है तो लंब का मान कितना आएगा 24, क्योंकि एक ट्रिपलेट लगता है। ये हमने थोड़ा सा यानी कि यहाँ पे एक एरर कर दिया था, ये ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं। आपको पता है कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा को हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है वो देखिए, 5 साइन थीटा। 5 साइन थीटा में क्या आता है लंब कितना है 24 साइन थीटा, और लंब बटा कर्ण, कर्ण कितना है 25। ठीक है, 25 में 5 का भाग देंगे कितनी बार गया 5 बार, तो यानी कि कितना आ गया 24/5। ये हमारा क्या आएगा 5 साइन थीटा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर आ गया। थोड़ा सा बस ये मिस्टेक हुआ है, बाकी तो जो क्वेश्चन हुआ है वो तो ठीक है ही, कोई वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं 6:5 के अनुपात में है, बिल्कुल सही है। पहले तो आप ये देखिए 6:5 के अनुपात में है ये संख्याएं, तो इनका आप यदि आपसे एलसीएम पूछे तो एलसीएम तो आपको पता है इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 30। ठीक है, जबकि इन दोनों संख्याओं का ये तो क्या आ गया एलसीएम, जबकि यदि एचसीएफ पूछा है इन संख्याओं का पूछे तो कितना आएगा 1, जबकि इन संख्याओं का एचसीएफ 1 नहीं देखे कितना दे रखा है 3, यानी कि 1 के बराबर की वैल्यू कितनी है 3। तो आपसे एलसीएम के बराबर यानी कि 30 की वैल्यू पूछेगा तो 30 दिया कितना आएगा 90, यानी कि इन संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा 90 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 450 पुरुष एक अपार्टमेंट को, यानी कि ये कार्य है 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी कार्य को, यानी कि कार्य वही एक है, 30 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुष, यानी कि मैंने पुरुष कितना मान लिया x चाहिए थे। 0 से 0 कट गया, 45 में 3 का भाग दिया कितनी बार गया 15 बार, और 15 गुणा 2 किया तो कितना गया 15 गुणा 30, और आगे 0 है, यानी कि इस x के बराबर की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 300। यानी कि उस कार्य को यदि 30 दिन में पूरा करवाना है तो कितने आदमी चाहिए 300। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तैराक एक बिंदु P से धारा के विपरीत 6 मिनट तैरता है। यानी कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, बट आपको जो समझाने का तरीका आप देखना, क्योंकि ज़्यादा घुमा फिराने की, क्योंकि क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है ना वो घुमाने की है। देखिए बिंदु P आ गया, यहाँ से 6 मिनट तैरता है विपरीत दिशा में, यानी कि 6 मिनट ये तैर लिया। ठीक है, अब आपको पता है कि विपरीत दिशा में यदि ये आपको पता है कि विपरीत में यानी कि जल का बहाव कटाव भी हो रहा है, तो ज़्यादा दूरी तय नहीं कर सकते। बस इतना सा बेसिक आप समझिए। फिर अगले 6 मिनट में के लिए धारा के साथ तैरता है, यानी कि एक साइड यदि धारा विपरीत है, यदि धारा इसके विपरीत है तो धारा इस दिशा में बहेगी। तो अब की बार धारा किस दिशा में आ रहा है, और कितनी 6 मिनट ही, यानी कि 6 मिनट की ही दूरी तय कर रहा है। ठीक है, और बिंदु क्यों पर पहुंच जाता है, यानी कि यहाँ पे क्यों पर पहुंच जाता है, इन दोनों के बीच की क्या है बिंदु, ये क्यों है। ठीक है, अब 6 मिनट यानी कि यहाँ पे ये गया, यानी कि ये दूरी है 6 मिनट, और यहाँ पे आगे क्या दे रखा है P और Q के बीच की दूरी कितनी है 120 मीटर। 120 मीटर हमको P और Q के बीच की दूरी दे रखी है, और दे किस में रखी है मीटर में। तो मीटर में दे रखी है तो हमको इस मिनट को भी किस में चेंज करना है, सेकंड में करना है, क्योंकि ये मीटर में दे रखी है।
6 मिनट में आपको पता है 360 सेकंड होती है, तो 12 मिनट में कितनी होंगी 720 सेकंड। तो यानी कि टोटल समय कितना लगा 720 सेकंड का, जबकि यहाँ पे दूरी कितनी है 120। 0 से 0 कर गया, 12 एकम 12 और 12 6 72, यानी कि 1/6। क्योंकि आपको पता है यदि आपको चाल निकालनी है तो चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितनी है 120, समय कितना है 720 सेकंड है। अब हमारे पास चाल कितनी आ गई 1/6, और इस चाल को यदि हमको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो यानी कि 18/5, ठीक है, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा में, हाँ किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है। 6 3 18, 3 आ गया, 3/5, तो यानी कि 5 का भाग इसमें तो जा नहीं रहा, 3 में तो 0 लगाऊंगा और 0 लगाऊंगा तो पॉइंट लगाऊंगा, 5 6 का 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गई। बताओ, ज़्यादा आपको यानी कि इसमें घुमाने की वो नहीं है भाई। 6 मिनट तो ये ले रहा है और 6 मिनट ये ले रहा है भाई, ये यदि भाव के विपरीत जाएगा तो इसको तो कम दूरी तय करेगा, जबकि ये x से ज़्यादा दूरी तय करेगा, क्योंकि धारा भी साथ में मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु पर 15% और 12% की 2 क्रमागत छूट किस प्रकार एकल छूट के बराबर है। देखिए, मान लो 100 रुपये है, इस पे अंकित मूल्य पे 15% का मतलब कितना है 15/100, काटूंगा तो 5 दिया 15, 5 20 100, 20 में यदि 3 की छूट दी तो कितना बच गया 17। ये आप भी समझ लो, 20 में तेरी 3 की छूट दी तो कितना बच गया 17, किस पे 20 पे, गुणा यहाँ पे कितना है 12, तो 12 बटे कितना करूँगा 100, 4 दिया 12 और 4 25 100, ठीक है। 25 में यदि 3 की छूट, क्योंकि छूट में तो माइनस ही होगा, 25 में यदि 3 की छूट दी तो कितना बचेगा 22/25। चलो इतना सब होने के बाद में ये तो ओनली हमको फ्रैक्शन था, ये तो आपको वैसे बताना, क्योंकि एग्जाम यदि दे रहे हो तो ये बताना वैसे जायज़ नहीं है, बट ठीक है फिर भी आपको बेसिक बताना जरूरी है। 25 का 100, क्योंकि पेपर हम इसी हिसाब से सोल्यूशन कर रहे हैं कि आपको हर चीज़ आनी चाहिए। 4 पंजे 20, 5 बच गया, 17 दूना 34 का 4 हासिल 3 बच गया, 17 दूना 34 और 3 कितना आ गया 37 बटे कितना है 5 है। 5 का भाग दिया किसमें 374 में, तो 5 7 35, 7 बच गया, 36 37 2 बच गया, 5 चौका 20 और 5 घंटे 40, यानी कि कितना बच गया 74.8%, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, इस छूट के बराबर में आपको छूट चाहिए और भी, तो इसमें से कौन सी छूट बराबर है। तो आप देखिए कि भाई छूट तो टोटल तो 100 था भाई, टोटल 100 था, छूट देने के बाद में कितना मिल रहा है 74.8, तो माइनस कर दिए, 10 में से 8 गया तो 2 पॉइंट, 9 में से 4 गया तो 5, और यहाँ पे 9 में से 7 गया तो कितना बच गया, हाँ 9 में से 7 गया तो कितना बच गया 2, तो 25.2% छूट देनी पड़ेगी, तो यानी कि इन दोनों छूट के बराबर में है। तो आप देखिए 25.2% किसके बराबर है, ऑप्शन नंबर 4 के बराबर है। यही क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ इस क्वेश्चन को देखो, देखने की जरूरत नहीं, देखो इसमें हाँ कर वैसे बिना देखे क्वेश्चन होता भी नहीं है, बट देखिए ए बी बराबर क्या है ए डी है, यानी कि इस ए बी के बराबर में क्या है ए डी है, ठीक है। ए सी के बराबर में ए ही है, यानी कि ए सी के बराबर में क्या है ए ही है। अब तो आप समझ गए, जब यानी कि ये दोनों एंगल, यदि ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे जभी तो ये बराबर होंगे, ठीक है। तो जब ये बराबर होंगे तो इसकी जो भुजा है ये भी आपस में समान ही होगी, आपको पता है। बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 11, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 11, तो ई डी यानी कि इसकी वैल्यू पूछिए, जो वैल्यू इसकी रहेगी वो इसकी रहेगी, तो कितनी आएगी 11, बिना देखे आंसर है, यानी कि ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन, यदि इन क्वेश्चन को भी आप नहीं कर रहे हो तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक किसी कार्य को पूरा करने में बी से 4 गुना अधिक समय लेता है, इनकी ए बी और सी, ठीक है। यदि ये एक कार्य कर रहा है तो इसका 1/4 गुना कार्य कर रहा है, सी इसके 5 गुना यानी कि 1/5 गुना कर रहा है। अब इजी भाषा में ले जाने के लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, 4 5 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 20, तो गुणा 20 से करेंगे, गुणा 20 करेंगे और गुणा 20 करेंगे, 20 एकम 20, 4 पंजे 20 और 5 चौका 20, ये हमारे पास क्या आ गया, अनुपात आ गया किसका, ए बी सी का, जो दिन की क्षमता है वो आ गई, ठीक है। अब तो हमको सीधा यानी कि यहाँ पे जमाना है ए बी सी, ए का 20, बी का 5, सी का 4, टोटल लेंगे कितना आएगा 20 एलसीएम, 20 एकम 20, 5 चौका 20 और 4 पंजे 20, ये इनका क्या आ गया, समता आ गई किसकी, ए बी सी की। यहाँ पे एक कार्य कर रहा है, बी कार्य कर रहा है 1 दिन में 4, सी कार्य कर रहा है 5, तो 20 कार्य को करने में कितना दिन का 5 दिन का, नहीं वही बात आ रही, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा है यदि वे 40 दिन में काम समाप्त करते हैं, 4 दिन में, 4 दिन में कार्य समाप्त करते हैं, तो यानी कि यहाँ पे 5 और 4 9 और 1 कितना है 10, एक दिन में वो 10 कार्य करते हैं। आप थोड़ा सा सोचिए, एक दिन में यदि 10 कार्य करते हैं तो 4 दिन में कितना कार्य करेंगे, 40 कार्य करेंगे।
क्योंकि कार्य तो हमारे पास ये 20 ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो हमने इनकी समता ली थी। आप तो सीधा ये देखिए कि एक दिन में यदि तीनों मिलकर 10 कार्य करते हैं तो 4 दिन में कितना कर देंगे, 40। ठीक है, 4 दिन में तीनों मिलकर यदि 40 कार्य करते हैं तो बी अकेले के बारे में पूछा है, तो बी अकेले की क्षमता कितनी है, 4। तो 40 में यदि 4 का भाग दूंगा तो 4 ढाई 40। बी अकेला उस कार्य को करने में कितने दिन का, 10 दिन का समय लेगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या गया, सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी सी में एक कोण बी ए सी का समद्विबाहु रेखा बी सी को डी पर काटता है। यहाँ पे हमको दे रखा है ए बी सी, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी ए सी का समद्विभाजक रेखा बी सी को डी पर काटती है, यानी कि यहाँ पे ये रेखा काट रही है किस पे, डी पे। आप देख भी सकते हो बी ए सी पे ए पे काट रही है रेखा, कौन सी, डी काट रही है। ठीक है, बी डी की लंबाई कितनी है, 6 है। ठीक है, बी सी की लंबाई कितनी है, 14, यानी कि टोटल यदि आपको पता है 14 है तो इसका मामला कितना आएगा, 8। क्योंकि आप भी जानते हो जब एक भुजा का मान 6 है और टोटल यदि 14 है तो इस भुजा का मान कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, ए बी अनुपात ए सी क्या आएगा। तो ए बी अनुपात ए सी की आपसे वैल्यू पूछी है, तो जो आपकी बी डी इसके बराबर है, बी डी अनुपात डी सी के बराबर की, यानी कि सी डी के बराबर की जो वैल्यू है कितनी है, 6 और 8, यानी कि 2 तिया 6 और 2 चौका 8, कितना आएगा, 3:4। वही इनकी वैल्यू आएगी कितनी, 3:4। यानी कि ए बी अनुपात ए सी बराबर है किसके, बी डी अनुपात डी सी के, सॉरी सी डी के। इसको आप सी डी भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है, वो तो वही बात है। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखो इस क्वेश्चन में आपको इनकी भिन्न में ले जाने की जरूरत क्या है। देखिए, एक महिला की व्यय और बचत का अनुपात कितना है, 5 और 1। व्यय का मतलब आपको पता है क्या होता है, खर्च। बचत का मतलब तो बचत ही होता है। अब आप सोचिए कि यदि 5 रुपये खर्च कर रहा है, 1 रुपये बचा रहा है, तो कमाया कितना, 6 रुपये। यानी कि 6 रुपये क्या कर लिया, कमाया, यानी कि ये हमारे पास क्या होगी, उन्नति होगी, आय हो गई, आय। 6 रुपये कमाई, 5 रुपये खर्च किए, कितने बचे, 1 रुपये बचा। ठीक है, अब यानी कि आगे क्या बोला, यदि उनकी आय और व्यय में क्रमशः से 10% और 20% की वृद्धि की जाती है तो सीधा इनको 0 लगा दो, क्योंकि मतलब पॉइंटों में आंसर नहीं आएगा। अब यदि आय यदि 60 है तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है, 10% की, तो कितना लिखूंगा, 110 बटे 100, 0 से 0 कट गया, 11 से कितना गया, 66। इनकी पहली आय 60 थी, अब कितनी होगी, 66। ठीक है, खर्च में कितने की वृद्धि कर रहा है, 20% की, खर्च कितना है, 50, इसमें 120, यानी कि 20% की वृद्धि की, तो कितना गया, 120 बटा 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 12 5 कितना गया, 60। पहले खर्च 50 था, अब कितना हो रहा है, 60। अब देखो 66 रुपये कमा रहा है, 60 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचेगा कितना, 6 रुपये। तो क्वेश्चन में पूछेगा क्या, उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। बचत पहले 10 थी, अब कितनी है, 6। कितने की कमी आई, 4 की। किस पे आएगी, पहले की पे आएगी, 10 पे। गुणा किससे करेंगे, 100 से। ये 0 कट गई, 10 100 कितना गया, 40%, यानी कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की कमी आई, 40% की। ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी बर्तन में 25 लीटर दूध है। ठीक है, एक बर्तन है, उसमें कितना लीटर दूध है, 25 लीटर दूध है। आगे क्या दे रखा है, इस बर्तन से 5 लीटर दूध निकाल दिया जाता है, यानी कि 25 लीटर दूध है, उसमें से 5 लीटर दूध माइनस कर दिया जाए तो कितना बचा, 20। ठीक, 5 लीटर दूध बचा है, यानी कि 25 लीटर दूध टोटल है, उसमें से यदि 5 लीटर माइनस कर दिया तो कितना बचा हमारे पास, 20 लीटर क्या बचा, दूध बचा। और उसकी जगह उसके स्थान पर क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, कितना, 5 लीटर। तो मिश्रण तो वही कितना है, 25 है, यानी कि यहाँ पे 20 हो गया कितना, क्या, दूध, और टोटल कितना है, 25 है। तो इसको काटूंगा तो 4 पंजे 20, यानी कि 5 चौका 20 और 5 25, यानी कि 4:5, यानी कि ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, यानी कि शुरुआत में यदि मिश्रण 25 था, 5 कम कर दिया तो कितना, यानी कि कितना बचा, 20 बचा, जबकि इसको यदि अनुपात में बदला तो कितना गया, 4/5। चलो उस कंडीशन में हम इसको तो हटाते हैं। और अब देखिए यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गया, मिला दिया। आगे क्या दे रखा है, यही प्रक्रिया पुनः 2 बार दोहराई जाए, यानी कि इसके अलावा 2 बार और दोहराया है, क्या, 4/5 और 4/5, 2 बार दोहरा दिया। तो आप करिए, 5 गुणा 5 करेंगे कितना का, 25, और 25 से तो ये 25 कट गया, 4 चौक 16 और 16 चौक कितना का, 64 और बटे 5। तो पूछ रहा है कि उस बर्तन में दूध कितना है। अब 5 एकम 5, कितना बच गया, 1, 5 दूनी 10 और 5 उनटे 40, 12.8 लीटर दूध और बचा हुआ है किसमें, उस बर्तन में। अगला क्वेश्चन देखिए, कपिल एक मोबाइल सचिन को 15% लाभ
कर लेकर बेचता है। मान लो कि कपिल को मैंने कैसे दर्शा दिया कि 100 रुपये का वो मोबाइल लिया, 15% लाभ पर किसको बेच दिया, सचिन को यानी कि एस को बेच दिया कितने, 15% लाभ यानी कि कितने में, 100, यानी कि यहाँ पे कितने में बेचा, 115 में सचिन को। ठीक है, आगे क्या रखा, सचिन पुनः उसे रोहित को 12% के लाभ पर, यानी कि सचिन ने कितने प्रतिशत के, 12% के लाभ पर किसको बेचा, रोहित को, यानी कि आर से। अब आपको वैल्यू निकालनी है कितनी, यानी कि 115 का कितना निकालना है, 112/100। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको 12% का लाभ हो रहा है, यानी कि लाभ पे बेच रहा है। तो 5 का भाग दूंगा तो 5 20 100, और 5 का भाग दूंगा तो 23 पंजे 115। अभी आगे और से कटेगा, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, सॉरी 4 तिया 12 कहाँ गया, 4 दूनी 8, 3 बच गया, 4 उनटे 32, अरे मैं कर क्या रहा हूँ, 4 दूनी 8, 3 बच गए, 4 उनटे 32, 28 बढ़ गया। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा किया तो इनकी यहाँ पे 23 गुणा 5 किया, सॉरी 23 गुणा 8, 23 अंटे यानी कि 8 से गुणा किया तो 8 या 24 का 4 हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 कितना गया 14, 23 अंटे 144 आ गया, 4 लिख दिया, हासिल कितना बच गया 14, फिर 23 दूना 46 और 14, यानी कि 46 और 14 कितना गया, 6 और 4 10 0, 4 और 1 5 और कितना गया 6। ये तो आनी नहीं चाहिए आंसर। बिल्कुल, इन दोनों का गुणा करने पे कितना आ रहा है, 604, बटे नीचे कितना है 5, 5 का भाग देंगे तो यानी कि 5 एकम 5, 1 बढ़ गया, अब कितना बच गया 1, 5 दूनी 10। ठीक है, आगे 4 में क्या भाग नहीं जा रहा है इसका, जब यहाँ पे यानी कि इन दोनों का गुणा करने पे, हाँ यानी कि 28 तिया 84, हाँ 4, हासिल कितना बच गया 8, 28 दूना 56 और 8 कितना आ गया 56 और 8 यानी कि कितना आ गया 64, यानी कि 56 और 8 64 आ गया, और बटे कितना है 5 है, तो 5 एकम 5 1 बढ़ गया, अब कितना है 1, 5 दूनी 10 2 बढ़ गया, अब कितना बच गया 5, सॉरी 4 बच गया, 5 उनटे 40, फिर वापस 5 उनटे 40 यानी कि कितना गया 128.8। अब यानी कि ये हमारे पास तीनों के मान निकल गए। देखो ये तो एक सॉल्यूशन है जो तो करना ही पड़ेगा, बाकी देखिए अब सॉल्यूशन कितना ईजी है। क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि रोहित ने 322 रुपये का भुगतान किया, यानी कि रोहित ने कितने का किया 322 का, जबकि यहाँ पे कितने का किया 128.8 का। वही रोहित ने जितने का भुगतान किया 128.8 का है, पूछा किसका है, कपिल का, कि कपिल ने कितने का खरीदा, तो यानी कि कपिल का कितने का मान माना था हमने 100, तो 100 लिख दिया। यहाँ पे इसका पॉइंट की जगह 0 लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे 4 से काटा तो 4 25 100, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 यानी कि 322 आ गया। ये 322 इससे कट गया, कितना बच गया 10, और 10 गुणा 25 किया तो कितना गया 250, यानी कि जो कदम मूल्य आया है, यानी कि रोहित ने कितने का खरीदा, सॉरी कपिल ने कितने का खरीदा 250 रुपये का। थोड़ा सा यानी कि बीच में ये क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में हुआ क्या है, 15% का लाभ हुआ है यहाँ तक, ठीक है 12% ये थोड़ा सा यानी कि पॉइंटों में आंसर आ रहा है इसलिए, और पॉइंटों में यानी कि कैलकुलेशन होता है तो थोड़ा सा समय लग जाता है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं। देखो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है ध्यान रखना। P में C1 की आई, P में C1 की आई कितनी है 750, वर्ष Q में C2 की आई, वर्ष Q में C2 की आई कितनी है 250 का 33% है। क्यों ऐसे ऐसे हो सकता है कि सोचो कि 750 250 का 33% है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो 300% हो गया, नहीं भाई गलत है ये तो। हाँ ऐसा हो सकता है कि 250 750 का कितना प्रतिशत है, यानी कि C2 C1 का कितना प्रतिशत है, तो यानी कि ये पहला तो गलत हो गया, यानी कि यही हमारा आंसर हो गया। दूसरे को चेक कीजिए, T में C1 की तथा C2 की औसत आई, T में C1 की औसत आई कितनी है 530 और C2 की औसत आई कितनी है 270, इनका योग 7 और 3 10 की सी हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 कितना गया 800 आ गया, और आपको पता है C1 और C2 यानी कि 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 400, बिल्कुल कितनी आ रही है 400, यानी कि दूसरा तो सही है, तो यानी कि क्वेश्चन में पूछा है सही नहीं है, यानी कि गलत कौन सा है, पहला वाला ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए x + y बराबर कितना है 36 है, तो यानी कि इसमें मैं आपको एक वैल्यू बताऊंगा कि x + y का योग आप 36 की कोई सी भी वैल्यू मान के रखिए, कोई सी भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। सही में देखो इसमें मैं आपको जो वैल्यू मानूंगा आप भी अपने हिसाब से मान के देख लेना। मैंने x की वैल्यू मान ली 21 और y की वैल्यू मान ली कितनी 15, इनका योग 5 और 1 कितना का 6 और 2 और 1 कितना का 3 यानी कितना का 36 बराबर 36 आ रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे x की जगह कितना रखा 21 माइनस कितना है 27,
अब 27 में यानी कि माइनस का 27 प्लस के 21 तो कितना बचा, माइनस का 6, और माइनस का 6 का क्या है होल क्यूब प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 में से यदि 9 गया तो कितना बचेगा 6, 6 किसका है प्लस का, और प्लस का 6 का क्या है होल स्क्वायर, तो प्लस के 6 का यदि होल स्क्वायर करें तो यानी कि दोनों यानी कि आपको पता है 6 का क्या है होल स्क्वायर, क्यूब है, सॉरी स्क्वायर नहीं है क्यूब है, ठीक है। तो आपको पता है प्लस का और माइनस का आपस में कर जाएंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। बताओ, आप इसकी जगह देखो कुछ और भी मान सकते हो, कोई समस्या नहीं है, यानी कि इसको आप x का वैल्यू आप 0 भी मान सकते हो और y की वैल्यू कितनी मान सकते हो 36 मान सकते हो। x की वैल्यू 0 मानी तो यहाँ पे कितना है 27 का होल क्यूब, ठीक है, प्लस y की वैल्यू हमने कितनी मानी 36 में से यदि 9 माइनस किया तो कितना बचा 27, 27 का क्या है होल क्यूब, वो तो वही प्लस और माइनस आपस में कर जाएंगे तो यानी कि कितना बचेगा 0, कोई सी भी वैल्यू आप मान के कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, यदि ऋण पर ब्याज की राशि कितनी है 3.15 करोड़। अब आप एक बार देखिए ऋण पर ब्याज की राशि कितनी है, ऋण पर ब्याज की राशि है 17.5 करोड़, यानी कि सॉरी यहाँ पे हाँ 3.5 करोड़ की जो वैल्यू है 15 है 5 नहीं, ये किसके बराबर है 17.5 के बराबर है। क्योंकि देखो एक हर क्वेश्चन में होता है, पूरे मैथ में यही होता है, जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है उस वैल्यू को हम ऊपर रखते हैं चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, और जो हमको हल करके दे रखा है वो कितना है उसको नीचे रखते हैं, ठीक है, और जिसकी वैल्यू पूछी है उससे हम क्या करते हैं गुणा। तो वेतन करो और बुनियादी ढांचों पर व्यय की कुल राशि क्या होगी ज्ञात करो। तो यानी कि वेतन कर और बुनियादी ढांचे पे देखो 20 और 10 30 और 20 कितना है 50, भाई इसके बारे में पूछा है। अब इसमें पहले पॉइंट उठाना है, इस पॉइंट को उठाया तो नीचे एक 0 और आएगी क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 ही था, 0 लगा दी, 0 से 0 काट दिया, 5 तिया 15, 3 बढ़ गया, अब कितना बच गया 2, यानी कि 15 और 2 17, 55 25 कितना गया 35, 35 का भाग यदि 315 में दिया तो आप देख लो ना कितना आएगा 9, 9 पंजे 45, हासिल 4, 9 तिया 27 और 4 कितना गया 31, बिल्कुल सही बात है। कितनी बार गया 9 बार, तो यानी कि 9 करोड़ आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, x प्लस 1y सॉरी y प्लस 1/y की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो आपको दे रखी है यदि y प्लस 1/y की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 3, स्क्वायर दे रखी है तो स्क्वायर करेंगे, क्यूब दे रखा है तो क्या दे रखा है 1/y क्यूब, तो इसको आप सीधा ही लिखो ना y क्यूब प्लस 1/y क्यूब प्लस 1, यानी ये तो प्लस 2 तो एक्स्ट्रा हो रहा है, ये तो आपका एक्स्ट्रा है, पहले इसकी वैल्यू निकालिए कितना है a क्यूब माइनस 3a, a की वैल्यू कितनी है 3, 3 का घन कितना आ गया 27 माइनस 3 गुणा a की वैल्यू कितनी है 3 है, 27 गुणा 3 तो कितना आएगा 9, 27 में से यदि 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 18। अब यदि क्वेश्चन यहाँ तक ही होता तो कितना आता 18, बट इसमें क्या हो रहा है प्लस 2, 18 और 2 कितना आ गया 20, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या आ गया सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एक 13 सेमी त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर, आपको पता है कि गोले का आयतन निकालने के लिए क्या है 4/3, तो लिखिए आप 4/3 पाई आर की वैल्यू है यहाँ पे कितनी है 13 है, क्योंकि यहाँ पे साफ दे रखी कितनी है 13, ये लिखने में आज थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, एक तो 13 गुणा 13 ये हमारे पास पिघलाकर एक शंकु यानी कि यहाँ तक हो गया। अब देखो शंकु का आयतन क्या है 1/3 पाई को अपनी जगह रख दिया हमने ऐसे कैसे, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, हाँ यदि व्यास आपके पास 13 दे रखा है तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 13/2, क्योंकि पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। बस अब हमको क्या करना है, ये 13 से 13 कट गया, ये 13 से 13 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, यहाँ पे कितना गया 13 चौक 52, पाई से पाई कट गया, कोई समस्या नहीं, 13 चौक 52, 52 दूना 108, 108 दूना 104, 104 दूना कितना गया 208, यानी कि पूछा क्या है शंकु के आकार के दिए गए जिसमें से आकार का व्यास 13 सेमी है तो शंकु की ऊंचाई यानी कि हाँ पाई एच आएगा यहाँ पे, तो यानी कि यहाँ पे जो हाइट है वो किसकी वैल्यू कितनी आएगी 208, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 सेमी व्यास वाले किसी तांबे के एक गोले से, यानी कि वही सेम दे रखा है, बस ओनली यहाँ पे व्यास दे रखा है, तो यानी कि वही क्या करेंगे 4/3 पाई आर की वैल्यू कितनी है, यानी कि यहाँ पे व्यास यदि 18 है तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 9। अब ये हमारे पास किस में दे रखा है सेंटीमीटर में, मीटर में चेंज करने के लिए यहाँ पे 100 गुणा 100 गुणा 100, क्योंकि मीटर में चेंज करना है बराबर। अब की बार हमको यानी कि यहाँ पे 6
mm व्यास वाले एक तार का निर्माण किया जाता है, किसमें, एक गोले में। तो गोले का यानी कि आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर। पाई आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, जब यहाँ पे व्यास यदि 6 है तो आर की वैल्यू कितनी है, 3 और 3m, ठीक है, क्योंकि mm में है ये, आर स्क्वायर है बटा। यदि इसको देखो, यदि हम आपको छुपाना चाहता तो इसको छुपा सकता था, क्योंकि वो तो कटेंगे, सही बात है, बट फिर भी देखिए, यदि यहाँ पे इसको, यहाँ पे सेंटीमीटर को यदि मीटर में बदलना है तो यानी कि इसको भी यदि मीटर में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे, 1000 से, और गुणा किससे करेंगे, 1000 से। 3 जीरो कट गई, यानी कि 6 जीरो आपस में 6 जीरो से कट गई, यानी कि तो कट ही रहा है। 3 तिया 9, ये 9 कट गया, ठीक है। फिर 3 तिया 9, 3 आ गया, 9 तिया 27, 27 चौक कितना गया, 108, पाई से तो पाई कट ही गया। तो यानी कि यहाँ पे पूछा क्या है, लंबाई, यानी कि तार की लंबाई पूछी है। तो यानी कि 4 तिया, सॉरी 9 तिया 27 और 27 तिया चौक कितना आ गया, 27 गुणा 24 कर रहा हूँ, 27 गुणा 4, 7 चौक 28, हाँ 2, 4 दूनी 8 और 2 कितना गया 10, कितना गया 108। तार की लंबाई कितनी आएगी, 108। थैंक यू दोस्तों।